हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन ई, जो कि लास्ट सेक्शन है। आपकी बहुत रिक्वेस्ट भी थी कि सर लास्ट सेक्शन भी करवा दो, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज मैं करवाने वाला हूं। और जितने भी और पार्ट हैं ए बी सी डी, तो वो भी आपको रिसेंट वीडियोस में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और इसी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पेपर का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग जरा पहले पढ़ें, वीडियो को पॉज कर दें मेरे अकॉर्डिंग, फिर आप थोड़ा ट्राई करें समझने का। ये क्वेश्चन सिंपल ही है। अब यहाँ पे क्या है लिखा, मनप्रीत कौर इज नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन शॉर्ट पुट डिसिप्लिन, और यहाँ पे ही थ्रो 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रांड प्रिक्स इन 2017। तो इस तरीके से ये दे रखा है, और हमें कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा है। इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली, मतलब जो स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो वो जो है वो इतने मीटर ही थ्रो करती है शुरुआत में, ठीक है। लिखा, कीपिंग हर एज रोल मॉडल संजीता इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड ओलंपिक्स इन वन डे, मतलब वो चाहती है कि उसको गोल्ड मेडल मिले, और हम सब चाहते हैं कि हमारा देश का नाम रोशन हो, तो वही सब है। तो सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, वॉज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाई 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, मतलब हर वीक में वो इम्प्रूव करती है, 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। मतलब जैसे अभी स्टार्टिंग में उसने थ्रो करा कितना 7.56, और अब वो चाहती है कि इसको 9 सेंटीमीटर इंक्रीज करके इम्प्रूव किया जाए। ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रो, मतलब उसने मतलब कि 15 दिन के लिए कैंप लगा जिसमें उसने 40 थ्रो से स्टार्ट करा, और एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो 12, अचीव द रिमार्केबल प्रोग्रेस, और रिमार्केबल प्रोग्रेस उसको मिलती है। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन डिजाइन है। अब लिखा, हाउ मेनी थ्रो संगीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, ठीक है। अब यहां पे आपको दे रखा है कि 11th डे पे, ठीक है, 11th डे में कितने थ्रो उसने करे होंगे, हाउ मेनी थ्रो। देखो अगर 40 थ्रो करें उसने फर्स्ट डे, अगर मैं an का फॉर्मूला अप्लाई करूं, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तो वो है n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मुझे 11th डे में पता करना है तो क्या हो जाएगा, a हमारा स्टार्टिंग था 40 से, यहां पे 11 पुट कर देंगे, माइनस का 1, डिफरेंस कितना है हमारा, देखो 12 नंबर वो इंप्रूव करती है, तो 12 यहां पे आ जाएगा। तो 40 प्लस 10 इंटू 12, तो ये आ गया 40 प्लस 120, ये आ गया 160। इतने थ्रो करेगी वो 11th डे पे। तो पहले वाले पार्ट का आ गया, और मैंने आंसर भी इसके लिख रखे हैं, तो पहले का आंसर आ जाएगा 160 थ्रो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाट शुड संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब यहां 6 मंथ नहीं है, जो आपको सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया और उसका जो सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने 6 वीक्स के हिसाब से करा है, ठीक है। 6 वीक आप इसमें चेंज कर लो कि 6 वीक में क्या होगा। फिर से सुनो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विद संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक, मतलब आपने देखा था ना शुरुआत में उसकी डिस्टेंस थी 7.56 मीटर, मीटर में, और फिर वो हर वीक में 9 सेंटीमीटर इंप्रूव करती है। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया कि 6 वीक में कितना इंप्रूवमेंट होगा, मतलब कितनी थ्रो, कितना, व्हाट शुड बी द संजीता's थ्रो डिस्टेंस कितनी होगी। तो होता क्या है यहां पे एक गलती क्या हो जाती है कि हम सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, A6 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो आएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम सोचते हैं कि 6th डे का पूछा गया है, 6 वीक का पूछा गया है। देखो अंतर समझना, यहां 11th डे पूछा था, यानी 11th डे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहां पे अगर आपसे कोई बोल रहा है 6 वीक, तो अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो स्टार्टिंग तो फर्स्ट डे पे उसका इतना था कि शुरुआत में इनिशियली कितना थ्रो था 7.56 मीटर। अब आप मेरी एक बात समझाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं आज मेरे मार्क्स आते हैं 20, पेपर होता है 50 का, और मैं इंप्रूव करता हूं, एक महीने में मैंने इंप्रूव करा और मेरे हो गए 25, तो एक महीने बाद हुए हैं 25, तो एक मंथ कंप्लीट हो गया ना, तब जाके मुझे पहला इंप्रूवमेंट मिला और उसको बोला मैंने कि अब मेरे 25 हो गए हैं। समझना बात को। तो यहां पे भी बोला गया है एंड ऑफ 6th वीक, यानी कि 6 वीक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। मतलब अगर
सुनना मेरी बात ध्यान से, 7.56 से स्टार्ट किया होगा, तो हम जब बोलेंगे कि फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया तो एक्चुअल में वो सेकेंड टर्म होगा। बात समझो, ठीक ना। मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर ये यहीं पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, अगर आज है 7.56 मीटर, तो अगर आप ये बोलते हो कि अभी अगर आप ये बोलोगे कि मेरा फर्स्ट वीक में ये था परफॉर्मेंस, अब मैं कहूं फर्स्ट वीक के एंड में परफॉर्मेंस क्या है, तो एक्चुअल में आपका जो फर्स्ट वीक में जो एंड ऑफ द फर्स्ट वीक होगा, वो ये अगर फर्स्ट टर्म आप मान रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड टर्म है। क्या है? सेकेंड टर्म। बोल तो फर्स्ट टर्म रहे हो क्योंकि आप फर्स्ट वीक की बात करो, लेकिन एंड बोलोगे, जैसे मैंने स्टार्ट करके मेरे आज 20 नंबर आते हैं, मान लो फर्स्ट मंथ बोल रहा हूं, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा एंड ऑफ दिस मंथ, तो एक्चुअल में वो मेरी परफॉर्मेंस होगी सेकेंड मंथ की। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, जब मेरा एक महीना बीत गया तो 25 आए, तो सेकेंड मंथ पे मैं कहां खड़ा हूं? 25 पे, तो एक्चुअल वो सेकेंड है। तो ऐसे यहां पे अगर लिखा है सिक्स्थ वीक के एंड में, तो एक्चुअल में वो सेवेंथ पूछ रहा है, सेवेंथ की स्टार्टिंग का पूछ रहा है। तो यहां पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सिक्स्थ वीक पूछ रहा है, A6 रख दो, यहां पे 6D कर दो। ऐसे नहीं करोगे, एंड ऑफ 6 वीक की वजह से यहां पे आप ये मान के चलोगे कि 7 है यहां पे, तो आप ऐसा करो, इसमें कंफ्यूजन की वजह से आप क्या करो, लिखो an का फॉर्मूला, क्या करो, लिखो तो an का फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे आप लिखो A6 लिखना चाहो A6 लिख दो, a तो हमारा कितना है 7.56 है, और n माइनस 1 की जो वैल्यू रखो वो n को 6 मत रखो, आप ये रखो कि ये एक्चुअल n यहां पे 7 है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये यहां पे 6 ही रहेगा, 6D। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहां पे क्या था, एंड ऑफ 6 वीक था, क्या था, एंड ऑफ 6 वीक। तो आप अब उसमें 7 लिख दोगे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सोचेंगे 7th वीक का बता रहे हो, तो आप इधर मेंशन कर दो कि एंड ऑफ 6 वीक A6 ले रहे हैं और n माइनस 1 को हम 6 रख रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि n यहां पे 7 है, मतलब 7th वीक में स्टार्ट हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो इस तरीके से कर लो। अब डी को यहां पुट कर दो, तो 7.56 प्लस 6, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। इस चीज का ध्यान रखना होता है ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा, डिफरेंस था 9 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है तो 100 से डिवाइड कर लो, तो 9 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.09। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7.56 प्लस 9 6 जा 54 होता है पॉइंट, अब ऐड कर लो 11 और ये 8.1 मीटर आ जाएगा। यानी 6 वीक के एंड में परफॉर्मेंस क्या होगी, कितना डिस्टेंस होगा, 8.1 मीटर। तो यही आ रहा होगा इसका आंसर, 8.1 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें एक और पार्ट है, व्हेन विल सी विल बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.6 मीटर, मतलब कब उसका थ्रो जो है वो इतना मीटर हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए, मैं इसका और वाला पार्ट है वो कर लेता हूं, ठीक है। तो कर लिया होगा नोट। तो अब देखो यहाँ पे इसमें जो और वाला पार्ट है ना, और वाले पार्ट में हमें an का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे an जो है वो हमारा 11.16 हमें दे दिया है, ठीक है, और a हमारे लिए पता है, फर्स्ट हमारा स्टार्ट कहां से हुआ था, 7.56 से हुआ था, ठीक है, और n माइनस 1 n हमें निकालना है, और डिफरेंस हमारा 0.09 था, ये 9 सेंटीमीटर था ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 11.16, ये माइनस कर दो यहां 7.56, n माइनस 1 0.09, तो यहां से माइनस कर दो, तो 6 से 6 गया 0, 11 में 5 गया 6, 10 में ये 3.6 आ गया, n माइनस 1 0.09, तो n माइनस 1 इक्वल टू 3.60 अपॉन 0.09, तो ये कट गया 0 0, 9 4 जा 36, 40 आ गया n माइनस 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया 41, तो 41 वीक्स लगेंगे उसको ये अचीवमेंट करने में, ठीक है। 41 वीक्स आपको कंप्लीट लगेंगे, कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि पहला वीक हुआ, दूसरा वीक हुआ, तो वो n यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या हो रहा होगा कि इतने वीक कंप्लीट लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी n आया वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना क्लियर चल रहा है, ठीक है। तो इतने वीक आपको लगने वाले हैं। तो अच्छा,
अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसका एक और पार्ट है। तो अब यहां पे क्या है, हाउ मेनी थ्रो डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, मतलब उसने कितने थ्रो किए होंगे पूरे कैंप, मतलब 15 डेज के कैंप में। तो भाई यहां पे क्या है, आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऐड करना सारे बताने हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो भाई एन पता करना है कि हाउ मेनी थ्रो डिड सी ड्यूरिंग दिस कैंप ऑफ 15 डेज, मतलब एन तो 15 है, 15 डेज है ना, तो एन को 15/2 हो गया। 2 इंटू ए, फर्स्ट हमारा कितना थ्रो था, पहले दिन हमारा थ्रो था 40, तो यहाँ पे ए को 40 रख दो, प्लस 15 माइनस 1, डिफरेंस है 12, ये डिफरेंस कितना था, 12 था ना। चलो 15/2, ये हो गया 80, और ये हो गया 14 इंटू 12 कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 48, 168 आ जाएगा। तो 15/2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो जिससे ये 2 कट जाए, तो ये 40 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 84, 2 कट गया, तो ये आ गया 15 इंटू 124 आ गया ये। अब मल्टीप्लाई कर लो, 60 आए, 6 कैरी, 15 30 36, 3 कैरी, 15 3 18, 1860, इतने थ्रो करेगी, 1860 आ रहा है क्या, हाँ यही आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 1860। तो भाई ये है आंसर। आई होप आपको पहली केस बेस्ड स्टडीज की समझ में आ गई हो। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट फिक्स किया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है, और यहां पे कुछ डेट वगैरह दे रखी है, और यहां पे बोला गया है कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री 2 नेशंस होस्ट इन 10 वेन्यूज, हर फादर फेल्ट द गेम कैन बी बेटर टू अंडरस्टैंड इफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर्स इज रिप्रेजेंटेड एट द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपको पता ना, जैसे हम कब गेम खेलते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ें होती हैं। तो उनके फादर ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको अगर गेम में अच्छा करना है तो पहले हमें ये पता हो कि कहाँ किसका क्या क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, डिफेंसिव इधर होगा, ठीक है, सेंट्रल मिडफील्डर इधर होगा, डिफेंसिव मिडफील्डर इधर है, गोलकीपर इधर है, मतलब पूरा आप स्ट्रेटजी। तो ये एक प्रकार से क्या है, पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस तरीके से। तो वो जानना चाह रहे कि कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो वो सब बात है। अब लेकिन जो इसके क्वेश्चंस हैं उसका बहुत ज़्यादा फिगर से लेना देना नहीं है, सब कुछ मैंने देखा है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे जितने भी 3 पार्ट हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है उसी से सॉल्व हो जाता है इस वाले में। तो आप देख लेना, कभी जो पढ़ भी सकता है, इस वाले में मैंने देखा केस बेस्ड में जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं कि कहाँ क्या है, ठीक है। चलो, तो ये आपने पढ़ लिया, आप लोग अच्छे से पढ़ लो। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ट्राई करते हैं। 1 मिनट, आप लोग जब तक क्वेश्चन पढ़े मैं इसको स्क्रीन पे लेता हूं, ठीक। अब देखो, क्योंकि ये सी से हो जाएगा। क्या लिखा है, एट एन इंस्टेंट, इधर हम करते जाएंगे, ठीक है, जो भी पार्ट है ना एक एक करके मैं इधर करवाते जाता हूं मैं। तो क्या लिखा है, एट एन इंस्टेंट मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मिडफील्डर, मतलब सेंटर मिडफील्डर की पोजीशन बतानी है। इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, यानी कि आपको ऑलरेडी जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ABCD, ऑलरेडी आपको डी की पोजीशन बतानी, क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी, यानी डी के कोऑर्डिनेट बताने। और देखो ABC दे दी है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। तो A हमारे पास क्या है 1,2, B हमारे पास क्या है 4,3, और C हमारे पास है 6,6, और D हमें निकालना है। तो D के कोऑर्डिनेट x, y मान लो। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है NCERT बेस्ड। जब भी पैरेललोग्राम क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि इसमें हम लगाते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लगाते हैं, और इस पॉइंट को P ले लो। हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, P जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, और BD का भी मिड पॉइंट होगा, किसका, BD का। तो BD बना लो,
और AC बना लिया। तो A क्या है हमारा 1,2, सॉरी 1,2 है नॉट, तो A पॉइंट है 1,2 और C पॉइंट है 6,6, B पॉइंट है 4,3 और D पॉइंट हमने क्या लिया x, y। यहां पे भी मिड पॉइंट P है। तो देखो जब आप AC का मिड पॉइंट P निकालोगे तो P क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है याद है, x1, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, x1 प्लस x2/2 यानी 1 प्लस 6/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो ये कितना आ जाएगा, P हमारा यहां से आ जाएगा 7/2, 8/2 कितना आ जाएगा 4। चलो इस वाले से P निकालो, BD से P भी तो मिड पॉइंट यहां भी होगा, तो 4 प्लस x/2 और 3 प्लस y/2, ठीक है, मतलब इसमें लगा दिया और इसमें, ठीक है। अब तो P पॉइंट कहीं से भी निकालो, चाहे यहां से चाहे यहां से, वो तो सेम रहेगा ना। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर कर दो, यानी कि 7/2 कर दो 4 प्लस x/2 के, तो 2 से 2 कट गया, 7 = 4 प्लस x, 4 को उधर माइनस कर दो, तो x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। 4 को इसके बराबर कर दो, 4 = 3 प्लस y/2, तो 8 = 3 प्लस y, तो y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो भैया D पॉइंट क्या आ जाएगा, D आ जाएगा x, y यानी 3,5 आ जाएगा। D पॉइंट क्या आ जाएगा 3,5, तो यही आ रहा होगा, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3,5, यही आ रहा है, ठीक है, समझ में। आप नोट कर लो इसको, मैं रेस करूंगा, फिर दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है, हो गया नोट। चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में लिखा चेक इफ द गोल स्वीप कीपर एंड विंग बैक इतने इतने फॉल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ये चेक करो है ऐसा कि नहीं है। तो देखो गोल कीपर हमने G ले लिया, 3 - 3,5 है, ठीक है। फिर यहां पे हमारा एक H है, स्वीपर यहां पे 3,1, फिर यहां पे विंग बैक K पॉइंट है 0,3, ऐसा दे रखा है, और आपसे बोला गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चेक करना है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला जब क्वेश्चन होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं कोलिनियर चेक करना है। क्या चेक करना है, कोलिनियर। और कोलिनियर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी जो GK आएगा ना, GK की जो लेंथ है वो आपकी GH प्लस HK के बराबर आनी चाहिए, GH प्लस HK के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। क्या, फिर सुनो, अगर ये 3 पॉइंट है GHK, तो GH और HK का जो सम है वो GK के बराबर आना चाहिए। तो चलो GH निकालते हैं। तो आपको याद होना चाहिए क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो 3 माइनस, अब ये माइनस है तो +3 हो जाएगा, प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 3 + 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 + 16, ये आ गया √42 या 52 आ गया ना, हाँ ये √52 आ गया। अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा 26, तो 2√13 आएगा, ये कितना आएगा 2√13 आएगा। चलो अब एच के निकालते हैं, एच के, अब हम लोग एच के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो एच के कितना आएगा, देखो √0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, चलो लिख लो, -3 का स्क्वायर आएगा और ये 2 का स्क्वायर आएगा, तो 9 + 4, तो ये √13 आ गया, ठीक है। चलो ये निकाल लिया। अब निकाल लो जी के, तो जी के देखो कैसे निकलेगा, जी के = जी है और ये के है, तो 0 - +3 प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये -2 का स्क्वायर 4, ये तो √13 आ रहा है सिर्फ। तो हमें तो इन दोनों का सम जो है क्या वो इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना ऐसा, तो भैया ये एक लाइन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा कि दीज दे आर नॉट लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक मिनट यहां पे, लेकिन एक चीज है, अब यहां पे फिगर का जरूरत पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है फिगर का जरूरत, एक बार देखना पड़ेगा कि जी, एच और के, हमने तो देखो पहले जी ले लिया था, फिर एच लिया था, फिर के लिया था, लेकिन शायद से एक मिनट फिगर इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है आंसर। एक मिनट इसका फिगर देखते हैं, जी और एच के एक्चुअल में कहां है, हमने तो जी एच की लाइन से ले लिया है,
एक मिनट, कहीं ऐसा नहीं ये पॉइंट इधर उधर हो। एक मिनट फिगर देख लेते हैं, जी एच के कहाँ है, जी इधर है, एच इधर है, के इधर है, तो हमने तो ऐसे लिया था। एक मिनट, जी एच के हमने भी तो जी एच के एक लाइन में लिया है। एक मिनट, तो ये कहाँ से हटेगा, हाँ जी एच के हमने भी एक ही लाइन में लिया है, तो हमने इसमें तो कोई गलती की नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। हमने जी एच निकाला, एक मिनट देखते हैं इन्होंने क्या किया है। जी एच इनका भी √13 आया था, ठीक है, और एच के हमारा भी √13 आया और ये भी आया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जी एच जो है, वैसे तो अगर हम एक बार और फिगर देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, जी एच के और कहीं तो नहीं है पॉइंट हमारे, और कहीं तो वैसे है नहीं, और कहीं तो यहाँ पॉइंट है नहीं हमारे। देखो जी एच के हमारा लाइन से ऐसे ही है, जी एच के, तो यहाँ पे जो जी के की लेंथ है, एक मिनट, जो जी के की लेंथ है, जी एच के इधर भी हमारे लाइन में आ रहा है। इन्होंने तो पता क्या लिख दिया, इन्होंने लिख दिया है, इन्होंने जी एच को दूर मान लिया है, ठीक है, और ये लिख रहे हैं कि जी एच जो है वो आपका, चूंकि जी ए के प्लस एच के बराबर आ रहा है, मतलब इन्होंने तो ये मान लिया कि जो ये जी एच की लेंथ है वो एच के और जी के सम के बराबर आ रही है, और बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर जी एच के ये है तो जी के की, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, खुद कॉमन सेंस लगाओ, जी के की लेंथ जो है वो आपकी बड़ी होगी जी एच और एच के से, भाई लेंथ की बात हो रही ना, तो जी के सबसे बड़ा आएगा, ये साफ साफ इसमें दिख रहा है। और हमारा जो आया है, तो जी के सबसे बड़ी लेंथ होनी चाहिए कायदे से, तो लेकिन यहां पे हमारा जी के सबसे बड़ी लेंथ नहीं आ रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जी के जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, जी एच प्लस एच के, जी एच प्लस एच के, ठीक है। तो भैया जी के तो हमारा √13 है, और जी एच जरूर हमारा कितना आ गया, 2√13 प्लस एच के क्या आ गया, √13, तो भैया ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ये नो कोलिनियर, मतलब ये बोला था ना, चेक कर दो भैया ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये एक लाइन में है तो जो जी के है उसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, हमारी जी के की लेंथ कम आ रही है, ठीक है, और मैंने वेरीफाई भी कर लिया जी के की लेंथ इसमें √13 नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कंडीशन बदल दी, ये कह रहे हैं कि ये तो फिर भाई एच को इधर शिफ्ट कर दो और के को इधर कर दो, वो फिगर में दिख नहीं रहा, देखो फिगर में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिगर में ऐसा नहीं है, फिगर में जी इधर है, एच इधर है, के इधर, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारा जो जीके की लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी। हाँ, अगर ये बोला जाता कि हम एच को या फिर के को शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर, उस केस में आंसर कोलिनियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम यही फिगर रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो भैया जीके की लेंथ सबसे बड़ी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये कोलिनियर नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट करें, और पार्ट कर लें इसका, चलो और पार्ट देख लेते हैं। अब इसके और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इफ द फुल बैक, मतलब एक जे कोऑर्डिनेट है एक आई कोऑर्डिनेट है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी, मतलब सी से इक्विडिस्टेंट है, चेक करना है, यानी 0,1 एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस जे से यानी कि 5,-3 और आई यहां पे -4,6 से, ठीक है। तो ये तुम्हारा दे रखा है, तो अब जो डिस्टेंस निकाल लो, अगर ये डिस्टेंस सेम आएगी तो ये यस हो जाएगा कि हाँ ये इक्विडिस्टेंट। चलो निकालते हैं सी जे, तो सी जे निकाल लेते हैं, तो सी जे कितना आएगा, देखो सी जे अगर निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 25 + 16 कितना आ गया, √41। फिर ऐसे चलो सी आई निकाल लो, -4 - 0 का स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्या ये भी √40 बना रहा है। तो भैया इसका तो आंसर यस हो जाएगा कि भैया ये इक्विडिस्टेंट पे है, यस, तो ये सी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। अब बोला सी क्या मिड पॉइंट है आई जे का, तो आई जे हम फिर से बना लेते हैं, आई जे, तो आई का पॉइंट है हमारा 5, तो और हमारा जे का पॉइंट है 5, जे का हमारा पॉइंट है 5, -3,
और आई का पॉइंट है -4,6। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लूं तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तो 1/2 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है, तो मिड पॉइंट तो ये है। तो पूछा था क्या C वाला जो पॉइंट है यानी 0,1 क्या मिड पॉइंट है, तो आंसर होगा नो, C मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो कि इसका लास्ट थर्ड वाला पार्ट है, नोट कर लो इसको। ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड में बोला गया है डिफेंसिव मिडफील्डर ए, अटैकिंग मिडफील्डर बी, स्ट्राइकर ई लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है, एंड बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ई। अच्छा ये खुद बता रखा है, चेक नहीं करना है, इन्होंने खुद बोल दिया है कि डिफेंसिव प्लेयर ए, मिडफील्डर बी, स्ट्राइकर ई लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। खुद ही बोल दिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ए यहाँ पे 1,4 है, बी यहाँ पे 2,-3 है और ई यहाँ पे a, b है, खुद ही बता दिया इन्होंने। ठीक है, और b जो है वो इक्विडिस्टेंट है ए और ई से, मतलब जो b है वो इधर से और इधर से सेम डिस्टेंस पे, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, दिस इज मिड पॉइंट। अब आपको ई पूछा है, तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो मिड पॉइंट फॉर्म लगा लो। थोड़ी देर के लिए मान लो कि बी पॉइंट आपको नहीं दे रखा है और अब इसमें और इसमें लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या आएगा, बी पॉइंट हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब आपको तो बी पॉइंट दे रखा है ना, तो कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कंपेयर करके करते हैं। ठीक है, तो भाई कुछ लोग बोलते हैं सर मिड पॉइंट तो दे रखा है, आप लगा क्यों रहे हो, इसी लगा रहे हैं जिससे कंपेयर हो जाए। तो 1 प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा 2 के इक्वल, 1 प्लस ए अपॉन 2 हो गया 2 के इक्वल। ठीक है, तो 1 प्लस ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 3। फिर 4 प्लस बी अपॉन 2 -3 के इक्वल कर लो, 4 प्लस बी अपॉन 2 आ गया -3 के इक्वल। तो 4 प्लस बी इक्वल टू -6, तो बी आ जाएगा -10। क्या आ जाएगा, तो ए और बी आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। तो हाँ 3 और -10 है, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ई जो निकालना था वो हो जाएगा 3, -10। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो। चलो नेक्स्ट केस बेस्ड देखते हैं। ये इसमें आपको पहले तो आप पढ़ लो कि इसमें हुआ क्या है। देखो, वन इवनिंग कौशिक वाज इन पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, वर्ड्स वर सिंगिंग ऑन द नियर बाई द ट्री ऑफ हाइट। ठीक है, ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर। ठीक है, ही ऑब्जर्व बर्ड ऑन द ट्री एट एन एंगल 45, मतलब कौशिक जो है वो देखता है कि बर्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल पे इधर बैठा हुआ है ट्री पे, ऐसा कुछ बोला गया है। व्हेन अ सिक्सर वाज हिट, मतलब क्रिकेट खेल रहे थे कुछ लोग, 6 मारा तो बॉल फ्लू थ्रू द ट्री से होके गुजरती है बॉल। तो भाई सीधी बात है, बॉल जब आएगी तो जो बर्ड्स हैं वो तो डर जाएंगे ना, तो भागेंगे। तो बर्ड्स टू फ्लाई अवे और इन 2 seconds ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब जो बर्ड इधर बैठे हुए थे वो भाई बॉल के डर से दूर भाग गए इधर, और अब जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और एट द सेम टाइम एंड बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम, मतलब कौशिक यहां खड़ा हुआ था, तो यहां बर्ड था, ये ट्री था, इधर बर्ड बैठे हुए थे, तो ये बॉल जो इधर है ना वो बॉल इधर साइड आ रही, तो ये बॉल है, तो बॉल का जो एंगल बन गया वो 60 डिग्री है। तो बॉल जो आ रही है ना, बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट द सेम टाइम एट एंगल 60 डिग्री। तो बॉल, कई बार हमें लगता है कि बॉल इधर से इधर जा रही, बॉल नहीं जा रही, ट्री ये था ना, तो यहां पे बॉल जब टकराई तो बॉल फिर ऐसी आ रही है। ठीक है, और बर्ड जो है वो इधर चले गए हैं, ऐसा फिगर कुछ है। अब देखो एक एक करके करते हैं, क्या क्या लिखा है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब कितनी डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ट्री की फुट से जब उसने ऑब्जर्व करा कि बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब शुरुआत में बर्ड जो थे वो यहां थे ना, तो ये पूछना चाह रहा है कि कौशिक की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, यानी वो ये जानना चाह रहा है सी बी कितना है पहले वाले पार्ट में, क्योंकि ये ट्री है, ट्री के फुट से कितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जर्व कर रहा है जब बर्ड बैठे हुए हैं, तो ये निकालना है। तो इसका मतलब आपको ये ट्राइंगल लेना है पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में ये ट्राइंगल लेना है। तो कितना एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कितना है 45 है ना, 45 है, देखो ये वाला एंगल 45 है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम क्या लगा दें, tan 45 लगा दो, तो परपेंडिकुलर 80 है, बेस यहां पे BC है, तो tan 45 1 होता है, तो क्या BC हमारा 80 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया 80 मीटर। क्लियर है? तो हाँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 80 मीटर। ठीक है, और आते हैं, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, पढ़ते हैं क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आ गया सबको समझ में? चलो सेकंड पार्ट में लिखा है हाउ फार डिड द वर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, मतलब कितना दूर हो गए वर्ड उस मेंशन टाइम में, 2 सेकंड जो दे रखे ना उसमें कितने दूर हो गए। हाउ फार डिड बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, यानी यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है ये पूछना चाह रहा है। एडी पूछना चाह रहा है आपसे। क्या पूछना चाह रहा है? एडी पूछना चाह रहा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो देखो जितना एडी होगा उतना ही बीई होगा, तो आपको पता है एडी और बीई बराबर होगा, तो हमें बीई पे फोकस करना है कि बीई कैसे आएगा। ठीक है, बीई कैसे आएगा? तो देखो बीई ऐसे आ जाएगा, अगर हम बड़ा ट्राइंगल ले लें, मतलब ये वाला ट्राइंगल देखना 30 डिग्री जहां पे एंगल बन रहा है, बड़ा ट्राइंगल देख लो ये वाला। अगर हम ये ट्राइंगल ले लें और इसमें ये एंगल 30 है ना, tan 30 लगा दें, tan 30 लगा दो बड़े वाले ट्राइंगल जो अभी मैंने मार्क करा है। कौन सा ट्राइंगल मार्क करना है? तो DEC की बात हो रही है, इन ट्राइंगल मैं DEC की बात कर रहा हूं। तो tan 30 लगाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? CE, तो 80 अपॉन CE, तो tan 30 होता है 1/√3, 80 अपॉन CE, तो CE की लेंथ कितनी आ जाएगी? 80√3। लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है वो पता कितना निकालना है? आपको तो सिर्फ BE निकालना है ना, क्योंकि BE और AD बराबर है शुरुआत में जो लिख रखा है। हमें निकालना है इसमें AD निकालना है। मैंने AB क्यों लिख दिया इधर, एक मिनट, AB तो कुछ है ही नहीं, सॉरी AD लिखो ना इधर, AD इक्वल टू BE। तो अगर आपको AD निकालना था सेकंड पार्ट में तो वो BE के बराबर है। अब आप बताओ BE किसके बराबर होगा? इस पूरी लेंथ यानी CE में से अगर हम CB को माइनस कर दें, यानी कि अगर हम BE की बात करें तो BE क्या CB में CE में से हमें माइनस कर देना चाहिए किसको? CB को, तो मिल जाएगा क्या बताओ? तो CE हमारा 80√3 आया है और CB हमने पिछले वाले पार्ट में करा है, वो कितना था? 80 था। तो अगर 80 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस का 1, इतने मीटर। तो यही आ जाएगा आंसर, देख लो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? 80 √3 माइनस 1 ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये वाला आ गया। अब देखो और पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। एक और पार्ट है इसमें, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई, मतलब कितनी देर तक बॉल स्काई में रही है ये आपको बताना है। मतलब ये देखो इधर हिट करा ट्री को, ये ट्री इधर था, बॉल इधर गई है, यानी आपसे कहीं ना कहीं AF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपसे AF जानना चाह रहा है, AF। तो यार AF किसके बराबर होगा? BG के बराबर होगा। AF किसके बराबर होगा? BG के। अब BG पे फोकस करते हैं। BG कैसे निकलेगा? तो पहले तो आप बड़ा ट्राइंगल ले लो, ये वाला, ये बड़ा ट्राइंगल ले लो, मैं बना देता हूं ज्यादा। चलो FGC ट्राइंगल लो आप। ये बड़ा वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री, और हाइट तो भैया 80 है। तो CG निकाल लो। तो tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 होता है √3। तो CG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या वो 80 अपॉन √3 आ जाएगी मीटर में? तो आप बताओ, अगर आपको GB या BG बताना है, यानी ये बताना है, तो अगर मैं CB में से CG को माइनस कर दूं तो क्या GB आ जाएगा? क्या मेरा GB जो है, जो मुझे निकालना है, क्या वो CB माइनस CG से आएगा? CB हमने उधर निकाल लिया है ऑलरेडी, CB पहले निकाला था ना 80, और ये मेरा 80 अपॉन √3 आया। तो चाहो तो 80 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस 1/√3। अभी सैंपल पेपर में ऐसे आंसर दे रखा है, अगर मान लो √3 के लिए तुम्हें पता है या दे रखी है तो उसको पुट कर देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में √3 के लिए दे रखी है, फिलहाल आपको आंसर यही दे रखा है। ठीक है, हाँ 80 माइनस 1 माइनस 1/√3। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अब लिखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वर्ड इन मीटर पर मिनट। स्पीड बतानी, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इफ ही हैड फ्लोन इतने मीटर, यानी डिस्टेंस दे दी है, तो 20 √3 + 1 अपॉन टाइम कितना था? 2, लेकिन जो 2 था वो सेकेंड्स में था और ये मीटर में है।
तो अगर अभी हम 2 से ये कैंसिल कर दें तो हमारा अभी आंसर आया 10 ब्रैकेट में √3 + 1, ये आया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस रख दिया, नीचे टाइम रखा, लेकिन उस सेकंड में था टाइम। अब हमें मिनट में चाहिए, तो भैया 10 √3 + 1, ये तो मीटर में ही है। अगर मुझे सेकंड्स को अगर हमें मिनट में चेंज करना है, मिनट में, तो हमें 1/60 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहां पे उल्टा है, सेकंड से मिनट में जाना है तो 1/60, तो ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 60 ऊपर पहुंचा नहीं, 10 में मल्टीप्लाई हो गया, नहीं 600 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर पर मिनट, ये स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 600, हाँ यही आ रहा है। तो समझ में आया सबको? तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने फाइनली आपको पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं कि यार आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, और बाकी आपको चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मेरी बात एक ध्यान सुनना, एक आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, क्लास 10th टॉपर्स प्लेलिस्ट, उसको जरूर देख लेना, उसमें आपको MCQ PYQ सब मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।